ओके, जो स्टूडेंट्स अभी आए नहीं है बीएस की क्लास में, वो एक बार ये छोटी सी रिकॉर्डिंग देख लेंगे साथ साथ। तो केस स्टडी हमने सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या देखना है कि आपको क्वेश्चन रीड आउट करना है। अब जैसे विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द स्टेटमेंट, तो करेक्टरिस्टिक यानी फीचर की बात हो रही है। तो फीचर में आपके जैसे मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, परवेजिव, कंटिन्यूअस, आपका मल्टी डायमेंशनल, ग्रुप एक्टिविटी, और उसके अलावा इंटेंजिबल फोर्स और डायनेमिक इन नेचर। अब इसमें से इनमें से कौन सा लग रहा है? यहां से पता लग रहा है कॉमन टू ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल, तो इट इज परवेजिव। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमने किया जैसे कि कौन सा करेक्टरिस्टिक फीचर लग रहा है, तो यहाँ पर कैसे पता कि मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है? मस्ट चेंज इट्स गोल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट की नीड्स को देखते हुए आपका जो है मैनेजमेंट जो है चेंज होती है, तो इसलिए मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। तीसरा बात करते हैं। तीसरा कह रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, सोशल लग रहा है। तो कैसे पता कि ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है? उसको यहां से पता लग रहा है एम्प्लॉयमेंट गिवन टू द फिजिकली चैलेंज पर्सन। तो फिजिकली चैलेंज लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, तो ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है। वैसे तीन होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल और पर्सनल। पर्सनल यानी एम्प्लॉयज के लिए, लेकिन यहाँ पर फिजिकली चैलेंज की बात हो रही है तो सोशल। अगला, मैनेजमेंट इज कंसिडर थ्री टायर मशीनरी। थ्री टायर का मतलब होगा टॉप, मिडल और लोअर लेवल, तीन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। ये दो क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक हमने अभी किया नहीं है। अब ये जो सेवेंथ क्वेश्चन है कि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप दैट बाइंड्स, बांध के रखता है सारे इंडिविजुअल्स को एज ए सुपीरियर सबॉर्डिनेट, तो इट गिव राइज टू क्या? अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, एक होता है लोअर लेवल। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो प्लान्स और पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है, फ्रेम करता है पॉलिसीज को, ठीक है, प्लान्स को इलेबोरेट करता है अपने मिडिल लेवल को। तो यानी मिडिल लेवल के लिए जो उसका बॉस है, सुपरवाइजर या सुपीरियर है, वो कौन है? टॉप लेवल। तो सुपीरियर हो गया इस केस में आपका टॉप लेवल, और उसके नीचे काम करने वाला हो गया सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट का मतलब है जो अपने बॉस के नीचे काम करता है। तो यहाँ बॉस अगर सुपीरियर है तो उसका जो एम्प्लॉय है वो सबॉर्डिनेट हो गया। ठीक है। तो सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप हो गया यहाँ पे कि टॉप लेवल जो ऑर्डर देगा मिडिल लेवल को उसे पूरा करना है। तो अथॉरिटी का मतलब होता है ग्रांटिंग ऑफ पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है परफॉर्मिंग द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस। तो यहाँ पर अगर टॉप लेवल ने मिडिल लेवल को कुछ पावर्स ग्रांट की हैं, अगर टॉप लेवल ने मिडिल लेवल्स को पावर दी है काम करने के लिए, तो पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है। तो मिडिल लेवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करेगा, और मिडिल लेवल विल बी हेल्ड अकाउंटेबल टू द टॉप लेवल। अकाउंटेबल मतलब जवाबदार। तो मिडिल लेवल अपने टॉप लेवल को अकाउंटेबल रहेगा कि ठीक है, आपने मुझे पावर दी थी काम करने की, और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा के इन पावर का यूज करके आपको अपना टारगेट गोल्स अचीव करके दिखाऊंगा। तो दिस सबॉर्डिनेट इज अकाउंटेबल टू द सुपीरियर। तो सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप किसी भी लेवल पे हो सकता है। अब जैसे मिडिल लेवल लोअर लेवल के लिए सुपीरियर है, और लोअर लेवल क्या बन जाएगा? सबॉर्डिनेट। तो मिडिल लेवल ने कुछ अपनी अथॉरिटी पावर लोअर लेवल सुपरवाइजर को दी कि तू ये पावर को यूज करके अपने नीचे वर्कर से काम करवा। ठीक है। अब जो सुपरवाइजर है ऑपरेशनल लेवल पे, जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, वो अपने वर्कर से काम करवाएगा। वर्कर से काम करवा के वो किसको अकाउंटेबल होगा? अपने मिडिल लेवल को। ठीक है। तो मिडिल लेवल से पावर्स ली हैं, उन लेवल पावर्स को यूज करके काम करवाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, और अकाउंटेबल किसको होगा? मिडिल लेवल को। तो इस केस में मिडिल लेवल बन गया सुपीरियर और लोअर लेवल बन गया सबॉर्डिनेट। तो सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप यहाँ मिडिल लेवल के बीच में हो गया। टॉप लेवल डायरेक्टली लोअर लेवल से बात नहीं करेगा, या लोअर लेवल टॉप लेवल से बात नहीं करेगा। देर इज अ हेरारकी, देर इज अ हेरारकी इन द मैनेजमेंट। हेरारकी मतलब टॉप लेवल लोअर लेवल, मिडिल लेवल लोअर लेवल। तो एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो की जाएगी, सिस्टमेटिक लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो की जाएगी, टॉप टू मिडल, मिडल टू लोअर। तो मिडल के लिए टॉप हो गए सुपीरियर, और लोअर के लिए मिडल हो गए सुपीरियर। कोई डाउट यहां तक किसी को? नो सर। नो सर। अवलीन, मानवी, नो लक्षिता, सर। किसी का? नो सर। लक्षिता क्लियर है? यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे जरा। आप मुझे पढ़ के बताएं कि इज द मैनेजर एफिशिएंट या इफेक्टिव? पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि वो इफेक्टिव है और एफिशिएंट क्यों नहीं है।
सर इफेक्टिव। कैसे पता इफेक्टिव सर है? वो इफेक्टिव इसलिए क्योंकि उसने डबल शिफ्ट लगा के। एक एक करके, हाँ किसी का तुम बताओ। यस सर, सर वो इफेक्टिव इसलिए क्योंकि उसने डबल शिफ्ट लगा के काम तो कंप्लीट करवा लिया, बट वो एक हायर प्रोडक्शन कॉस्ट पे, तो इसलिए वो एफिशिएंट नहीं है और इफेक्टिव है। एफिशिएंट क्यों नहीं है वो बताओ। क्योंकि क्योंकि उसकी हायर प्रोडक्शन कॉस्ट लग प्रोडक्शन गई। कॉस्ट हाई है। क्योंकि उसने डबल शिफ्ट पे काम किया है, तो जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी बढ़ गई है, क्योंकि डबल शिफ्ट पे काम करेगा तो रिसोर्सेज ज्यादा यूज होंगे, तो इसलिए हायर कॉस्ट पे काम किया है, इसलिए वो एफिशिएंट नहीं है। लेकिन उसने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है, इसलिए वो इफेक्टिव है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ के बताएंगे कहां से पता लग रहा है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि उसने पूछा है कि करेक्टरिस्टिक कौन सा लग रहा है। Collection of diverse individuals from diverse needs working towards fulfilling common organizational goals. देखो, कलेक्शन, ग्रुप ऑफ डाइवर्स, अलग अलग बिहेवियर के अलग अलग टाइप के लोग मिलके काम कर रहे हैं, जिनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स हैं, लेकिन सबका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करना। इसलिए मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, सबको मिला के मिलजुल के कोऑर्डिनेशन में काम करती है। क्वेश्चन नंबर 10, अब इसमें कह रहा है कि स्टेट एनी 4 फंक्शंस परफॉर्म बाय ऑपरेशनल मैनेजर। अब आपको कैसे पता कि जो ऑपरेशन मैनेजर है वो आपका कौन से लेवल पे आता है? धीरज, कैसे पता कि मिडिल लेवल पे काम कर रहा है? डिपार्टमेंटल मैनेजर। हाँ, कैसे पता? क्योंकि वो क्योंकि ऑपरेशंस मैनेज। ऑपरेशंस ऑपरेशंस यानी डिपार्टमेंटल मैनेजर है, और डिपार्टमेंटल मैनेजर हमेशा मिडिल लेवल पे आते हैं। तो यहाँ पर धीरज किस पे काम कर रहा है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। ठीक है। उसके फंक्शंस क्या है? मिडिल लेवल के फंक्शन है कि जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज बनाई हैं उनको इंटरप्रेट करना। ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो है, ये इंश्योर करना कि हर डिपार्टमेंट के पास नेसेसरी इंप्लॉयज होने चाहिए, उनकी रिक्रूटमेंट करना, और हर इंप्लॉय को उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से उनको ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। ठीक है। तीसरा तीसरा हो गया, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को हायर प्रोडक्टिविटी के लिए, ताकि वो अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करना, किस लिए? स्मूथ फंक्शनिंग, बिजनेस स्मूथली काम करे, उसके लिए बाकी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना, उनको कोऑपरेट करना। ये उसके 4 फंक्शंस हो गए। ये वाला अभी तक हमने टॉपिक नहीं किया, तो आगे चलते हैं। ये भी नहीं किया हमने। ओके। अब इसमें कह रहा है, अब देखो यहां पर आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब ये वाला क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन सेम है, तो इसका आंसर आपका सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि फिजिकली चैलेंज लोगों को हम काम दे रहे हैं, तो इसका आंसर आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है। ओके। अब यहां पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। इसमें कह रहा है कि इज द मैनेजमेंट ऑफ एचटेक लिमिटेड फुलफिलिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। क्या एचटेक लिमिटेड जो है अपने गोल्स को फुलफिल कर रहा है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहा है? ये आप मुझे ये केस स्टडी पढ़ के बताओ कि क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहा है, और कर रहा है तो कौन से कर रहा है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि हाँ वो फुलफिल कर रहा है, तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव ये फुलफिल कर रहा है, कौन कौन सी लाइन से पता लग रहा है? केस स्टडी पढ़ के बताओ कि कौन कौन सी लाइन से पता लग रहा है कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं। तो तीनों ही कर रहा है। जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो उससे पता चल रहा है कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो इनफ है उसके सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए, एक और सेकेंड, वो एक सेटिस्फाई। सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, कहाँ लिखा हुआ है? The first line is the सर company's फर्स्ट लाइन में ही लिखा होगा। कंपनीज प्रॉफिट आर इनफ फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ये तो हो गया आपका पहला। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कौन सा? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एक सेकंड, हेलो, हेलो। हाँ जी, मैं आपको 15 मिनट से कॉल कर लूँ जरा, मैं बस एक क्लास में था। हाँ जस्ट मैं क्लास कंप्लीट करके कॉल करता हूँ आपको जी। थैंक यू, ओके जी। हाँ जी, तो कहाँ से पता लग रहा है कि आपका ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है? the सर first जो line से फर्स्ट लाइन है, profit. कंपनीज कंपनीज प्रॉफिट आर प्रॉफिट आर इनफ। इनफ फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला, So ऑर्गेनाइजेशन। paragraph 2, the company has a strong sense of social responsibility. द कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। 1/3 स्टूडेंट जो है गर्ल्स हैं, जिनको वो 50% स्कॉलरशिप देगा, ये टूवर्ड सोसाइटी वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है।
और तीसरा कैसे पता पर्सनल ऑब्जेक्टिव है? So, All it employees are pays competitive salary and perks to its employees. all employees are happy working in the organization. ये पूरा पूरा पैराग्राफ ही बता रहा है कि भाई वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव की तरफ बात कर रहा है। ठीक है, ग्रेट। जितना आप चैप्टर को समझ लेंगे और साथ साथ उसको रीडिंग करके रखेंगे और जितना आप ज्यादा से ज्यादा केस स्टडी सॉल्व करेंगे उतना आप परफेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, बिजनेस स्टडीज आप वीक में 2 दिन भी पढ़ लेंगे लास्ट के वीक के एंड में, तो भी आपका चैप्टर साथ साथ तैयार होता जाएगा, आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बाकी मेन Sir, सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं। हाँ मानवी। सर फ्राइडे सबकी छुट्टी है तो संडे की क्लास हम फ्राइडे को नहीं कर सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, और संडे की क्लास फ्राइडे को क्या, फ्राइडे को भी ले सकते हैं और संडे ओके भी ले सर। लेंगे। ओके सर। देखो मैंने आपको ये कहा था कि इस फ्राइडे को तो आपकी इको की क्लास भी नहीं होगी मानवी। यस सर। इस फ्राइडे को तो इको की क्लास भी नहीं होगी, मैं दिल्ली में नहीं हूँ। अच्छा आप अच्छा एक्चुअली ठीक है। क्या था, इको का एग्जाम था बोर्ड का, बीएस का एग्जाम था, वो दोनों एग्जाम के चक्कर में मैंने कहीं जाना था, मैं नहीं जा पाया था अर्जेंट। ठीक है, कुछ हमारा कुछ ना प्रॉपर्टी का कुछ काम चल रहा है, तो उस चक्कर में जा नहीं पाया। तो अभी फिर मैंने कहा था थोड़ा सा एक बार हो जाएगा तो फिर गुड फ्राइडे वाले निकलूंगा मैं। सर ठीक है आपने बता ही दिया। हाँ, मौज आ गई आप लोगों की। फ्राइडे इस हम्म। बार इस फ्राइडे आपका ऑफ रहेगा। हाँ, सैटरडे को जो होगा ना, सैटरडे को मैं दोपहर के बाद ही आ पाऊंगा। तो अगर सैटरडे मैं इवनिंग में लेट हो गया तो संडे को आपको फिर इस कमिंग वाले संडे को, जो नेक्स्ट संडे आएगा उसको मैं ऑफलाइन लूंगा, आपकी क्लास हाइब्रिड में ले लूंगा। ठीक है ठीक है, जैसे सर। स्टूडेंट बोलेंगे उसके अकॉर्डिंगली वी विल सेटल डाउन। ठीक है, नहीं तो वीक के बीच में टाइम निकाल के एक दिन वीक के बीच में ले लूंगा इस वाले में। ओके सर। वो मेरे मेरे पे छोड़ दो, आपका कोर्स सिलेबस सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, मैं कर लूंगा। हाँ जी। ओके, उससे ये आगे का केस स्टडी पढ़ने से पहले लक्षिता आपका पेपर कब है? सर 6th को। ओके, तो आप एक काम करेंगे, जितना टॉपिक इसमें रह गया ना, आपको आपको लेक्चर अगर चाहिए लेक्चर आपने पढ़ लिया है और उसमें डाउट्स हैं, आप मेरे से 1-on-1 ले लेना पेपर के लिए। ओके सर। ठीक है, आपको 1-on-1 डाउट्स लेने हैं, कोई टॉपिक समझना है मेरे से अलग से ले लेना ताकि आप पेपर अभी अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, बाकी मैं लेक्चर तो अपलोड मार ही दूंगा। ओके, तो एट व्हाट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मिस्टर गौरांग, मिस्टर नित्यानंद एंड मिस्टर सनातन वर्किंग इन गोविंदा लिमिटेड? आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन से लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं। सर मिस्टर गोरांग जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि वो ही फॉर्मुलेट्स ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर देयर अचीवमेंट। एक तो सेकेंड, फॉर्मुलेट तो टॉप। मिस्टर गौरांग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ही फॉर्मुलेट्स ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल टॉप गोल्स को लेवल। बनाता है। ठीक है, इसलिए वो टॉप लेवल पे काम कर रहा है। हाँ जी, अगला। नित्यानंद जो है मिडिल लेवल है, बिकॉज इट्स मैम इंश्योर कर रहा है कि जो आउटपुट है वो मेंटेन्ड है। फिर सोच लो, सर लोअर लेवल नित्यानंद। फिर सोच लो। यस सर लोअर लेवल। लोअर लेवल का काम होता है एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो मिस्टर नित्यानंद जो है क्वालिटी को देख रहा है आउटपुट की, यानी सुपरवाइजरी लेवल पे वो अपने वर्कर से काम करवा रहा है ताकि वेस्टेज ना हो मटेरियल की, और ये काम जो होता है ये लोअर लेवल का होता है। मिडिल लेवल का काम होता है ड्यूटी असाइन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना एम्प्लॉयज को, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना। ठीक है, तो इसलिए मिस्टर ग्रांग टॉप लेवल, नित्यानंद लोअर लेवल और मिस्टर सनातन मिडिल लेवल। ठीक है, किसी को डाउट होगा तो मुझे रोक के पूछेगा। अब देखो, ये कह रहा है आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच संजना परफॉर्म्स बाय कोटिंग द लाइंस। तो लाइन कोड करके कहां से पता लग रहा है कि फंक्शन मैनेजमेंट कौन कौन से हैं? अब जैसे यहां पर दिया ही हुआ है कि प्लानिंग में क्या दिया हुआ है, संजना डिसाइड, ये रहा कहाँ पे है, संजना डिसाइड द क्वांटिटीज, वेराइटी, कलर एंड टेक्सचर ऑफ द अबव आइटम्स एंड एलोकेट रिसोर्सेज फॉर देयर परचेज ऑफ ये। तो डिसाइड करना,
रिसोर्सेज इकट्ठा करना, ये सारा सारा काम प्लानिंग में आता है, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये संजना का हो गया। फिर उसके बाद क्या रहा है, वो टीम को अपॉइंट कर रही है, ठीक है, टीम हाँ। को अपॉइंट कर रही है, अलग अलग टाइप के लोग अपॉइंट कर रही है कंपनी में, जो अपने अपने तरीके से काम करेंगे। तो यानी ये स्टाफिंग हो गया, जहां पर वो लोगों को हायर कर रही है। और इसके बाद और क्या, इसके बाद सर मुझे फोर्थ वाले में डाउट है, डायरेक्टिंग कैसे हुआ, प्रेजिंग द एफर्ट। ऐसे रुको, इसमें हो गया एलोकेट रिसोर्सेज फॉर द परचेज। तो इसमें क्या है कि अलग अलग सप्लायर से अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज परचेज करना, यानी काम को डिवाइड कर रखा है, ये ऑर्गेनाइजिंग हो गया। उसके बाद हो गया आपका ये हो गया, इसमें क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया, प्रेजिंग देयर एफर्ट। अरे कहाँ गया, ये रहा, शेप ऑन द टीम, ये हो गया आपका। प्रेजिंग वाला कहाँ गया, हाँ, Praise प्रेजिंग their देयर एफर्ट। संजना सजेस्टेड दैट दे शुड, सजेस्ट करना यानी एडवाइस कर रही है कि सिल्क बेड कवर्स को स्पेशल ओकेजन पे बेचा जाएगा, दिवाली पे और अदर ऑफर स्कीम। गाइड करना, डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, गाइड करना, प्लान्स को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो सजेशन देना, एडवाइस करना, गाइड करना, ये डायरेक्टिंग का काम है। उनको मोटिवेट करना, उसको प्रेज कर रही है, उसके एफर्ट के लिए मोटिवेट कर रही है। और मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये आपका डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स हैं। और पांचवा कह रही है कि हर चीज रेगुलर बेसिस पे चेक करना ताकि कॉस्ट अंडर कंट्रोल रहे, तो ये आपका कंट्रोलिंग हो गया। अब इसमें से 19th क्वेश्चन को आप तसल्ली से पढ़ो, आपको मैं पूरे 2 मिनट दे रहा हूं, फिर उसके बाद एक एक करके आपसे पूछूंगा। आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन कौन से लाइन से पता लग रहा है, कौन कौन से आपके फीचर्स लग रहे हैं मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट के कौन कौन से फीचर लग रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़ो और अंडरलाइन करो। चलो ओके, सबसे पहला एक एक करके एक स्टूडेंट एक बताएगा कौन सा फीचर लग रहा है कौन सी लाइन से। Sir, ये considering the fact that the activities involved in managing an enterprise are common to all organizations, so management is all pervasive. मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव, इट इज कॉमन टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, वेरी गुड। हाँ जी, अगला कोई दूसरा बताएगा। Both of them have to perform a series of continuous, composite, but separate functions. It is a continuous process. बिल्कुल, वेरी गुड। बोथ ऑफ देम हैव टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ कॉम्पोजिट कंटिन्यू बट सेपरेट फंक्शन। सो प्लानिंग मैनेजमेंट इज Continuous process. इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। अगला कोई और बताएगा। The effect of their management is noticeable in their respective department. हाँ, तो ये कौन सा लग रहा है। सर इसमें रहेगा इंटेंजिबल फोर्स। वेरी गुड, शाबाश। इंटेंजिबल फोर्स, इंटेंजिबल फोर्स का मतलब है कि आप मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, बट उसकी परफॉर्मेंस को आप महसूस कर सकते हो। एम्प्लॉयज खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, ये आप देख पा रहे हो सिर्फ अपनी मैनेजमेंट के बेसिस पे। तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। हाँ जी, और कोई एक। build a feeling of team spirit and वेरी coordination among गुड, वेरी diverse गुड। individuals हाँ, and तो कौन Group सी activity. group activity हो मैनेजमेंट गया। इज ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट की बात की जा रही है। वेरी नाइस। आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आना शुरू हो परवेजिव जाएगा। वाला बताने के बाद परवेजिव भी परवेजिव हो गया, कॉमन टू ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन, सारी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट काम करती है। ठीक है। ओके, अब इसमें बोला है आइडेंटिफाई द वेरियस रीजंस दैट हैव मेड मैनेजमेंट सो इम्पोर्टेंट बाय कोटिंग द लाइंस। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात की जा रही है, तो कहाँ से पता लग रहा है कि कौन कौन से पॉइंट्स। अब एक पॉइंट दिया हुआ है मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, तो यहाँ से कहाँ लिखा एक्सक्यूज हुआ मी है। सर, सर पिछले में हमने एक को ही मिस कर दिया क्योंकि 5 है, हमने 4 ही करे हैं। गोल गोल ओरिएंटेड ओरिएंटेड प्रोसेस तो वही हो गया ना कि ओवरऑल
ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की बात की जा रही है। कौन सी लाइन से है सर वो? Works diligently to realize its objective related to providing employment. कहाँ गया, ये रहा, वर्क्स diligently to realize its objective related to providing employment to especially a work and the fact the activity involved in managing common or masters in business, both of them take up the job at managerial in different organization as per the individual interest. Manju take the marketing retail team, Manju join the NGO and work diligently to realize. तो यहाँ पर रियलाइज इज ऑब्जेक्टिव एक तरह से ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, तो उतना स्पेसिफिक नहीं है, मतलब उसका गोल ओरिएंटेड वाले का इतना इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि वो एक कॉमन पॉइंट है, तो इसलिए कॉमन पॉइंट की तरह उसने उसको डाल दिया है, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक आपको दिख नहीं रही यहाँ पे। ओके सर। 20th में देखो, इसने पहला एक उठाया मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कब बढ़ती है, जब यू आर एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी। ये तो हो गया मैनेजमेंट एज इंक्रीजेस एफिशिएंसी, ठीक है। मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक एनवायरनमेंट, कहां से पता लग रहा है कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट कैसे एक डायनेमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है? ये सर आर ऑल्सो एबल टू अडेप्ट दीज चेंजेस इफेक्टिवली वाली। कहाँ लिखा है, हाँ ये रहा, आर ऑल्सो एबल टू अडेप्ट टू दीज चेंजेस इफेक्टिवली। तो रेगुलर मीटिंग की जाती है टू इंश्योर पीपल इन डिपार्टमेंट नॉट ओनली अवेयर ऑफ द रिलेटेड चेंजेस बट दे आर ऑल्सो एबल टू अडेप्टेड। तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, उनको चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए भी मोटिवेट करता है। तीसरा, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कहां से पता लग रहा है? ये रहा, इंडिविजुअल मेंबर्स इंडिविजुअल मेंबर। are able to achieve personal goals while contributing to the overall objective of the organization. और पांचवा, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटीज, फुलफिलिंग ड्यूटीज फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पिटिटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना ज्यादा से ज्यादा लोगों को। तो ये हो गया उसका टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो आपको ऐसे केस स्टडी आएंगी और आपको इस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके उनके बारे में दो दो तीन तीन लाइनें लिखनी है। बस ये आपका जितना हमने किया था वहां तक की केस स्टडीज हो गई, टॉपिक की जो हमने निपटाया है।